हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हम आपको महेंद्रगढ़ की टूटी सड़कों से लेके और हर वो खबर दिखाते थे, लेकिन आज टूटी सड़क से, आज टूटे हुए मनुष्य के अंदर की चीजें कैसे हम उनको दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, उन रिलेशंस को कैसे बना सकते हैं। ऐसा मैंने एक वीडियो देखा। हमारे साथ डॉक्टर राजपाल जी हैं। टेक नाम से, टेक डॉक्टर राजपाल के नाम से इनका चैनल है। उस पर मैंने एक वीडियो देखा तनाव को लेके, जो आपके और मेरे और सभी के जीवन में उपलब्ध है, और उसका कारण है वो भी जानेंगे आज, और उसको कैसे कम किया जा सकता है, उन चीजों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। तो राजपाल जी हैं जो बहुत ही अच्छे शिक्षाविद है, जिन्होंने बाहर से अपनी एजुकेशन की और अपने यहाँ देश में आके हरियाणा में काफी जगह पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो राजपाल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। थैंक यू प्रदीप जी। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ 16 और टेक डॉक्टर राजपाल यूट्यूब चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्ते। कैसे हैं? मैं ठीक हूं प्रदीप जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अभी मैं बात कर रहा था टूटी सड़क से टूटे हुए मनुष्य की, तो आज हम उस पर बात करेंगे। मैंने आपका वीडियो देखा था तनाव को लेके जी। उसमें बहुत सी चीजें महसूस हुई मेरे को भी। आपने उनके बहुत से पार्ट्स को अलग अलग तरीके से बताया, भाई कैसे तनाव को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, तनाव को अगर आप कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकें, लोग समझ सके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, तनाव एक ऐसी मेंटल नेगेटिव फोर्स है जो आपको चीज़ों को, अपने जो आपका जो भी कार्य है, आपका जीवन यापन के जो तरीके हैं, उनको जो बाधित करने वाली नेगेटिव मेंटल फोर्स है, जो मानसिक, एक तरीके से नकारात्मक मानसिक ताकत जो आपको प्रॉपरली बिहेव करने से, प्रॉपरली व्यवहार करने से रोकती है, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से काम करने से रोकती है, वही ताकत तनाव है। तनाव जो मतलब सबसे बड़ा रूप है व्यक्ति को पीछे धकेलने का। हाँ, मैंने उस वीडियो में भी बताया कि जो साइकोलॉजिकल सर्वेज हैं उसके हिसाब से 15 में से 10 भारतीय जी तनाव के शिकार हैं। वो अलग बात है कि कोई मानता है या नहीं मानता है कि मैं तनाव में हूँ या नहीं हूँ। बहुत से पॉइंट्स आपने बताए तनाव के, लेकिन मुझे एक पॉइंट्स मैंने पकड़ा, उस पर हम बातचीत करेंगे आज। पुअर फैमिली रिलेशंस, मतलब मेन जड़ तनाव की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही है कि भी परिवार में कुछ गड़बड़ होना, रिश्तों में कुछ खोखलापन होना। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि पुअर फैमिली रिलेशन क्या होता है। देखिए, जहाँ तक पुअर फैमिली रिलेशंस की बात है, और आपने कहा कि तनाव का सबसे बड़ा कारण भी यही नज़र आता है, तो पुअर फैमिली रिलेशंस को लेकर मैंने उसमें एक छोटी सी कहानी भी बताई है जी। और जैसा कि आपने बताया कि उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, तो मैं आपका और आपके जो दर्शक हैं उनका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। बट पुअर फैमिली रिलेशंस का मतलब ये है कि जो खोखलापन रिश्तों में आ चुका है, पारिवारिक संबंधों में जो खोखलापन आ चुका है, वो पुअर फैमिली रिलेशंस हैं। आज बेटे के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं है, और जो दूसरे रिश्ते हैं, चाहे दोस्ती का हो, चाहे किसी प्रकार का रिश्ता हो, हमारे पास आज एक दूसरे के लिए ना तो समय है और ना ही संवेदना है, और ना ही वो समझ है, ना ही वो संयम है कि हम एक दूसरे को समझ सकें और तनाव को कम करने के लिए हम एक दूसरे को सूद कर सकें। हम एक दूसरे को राहत नहीं दे पाते और इसी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो तनावपूर्ण हैं और रिश्ते खोखले हो गए हैं, और उस रिश्तों के खोखलेपन को पुअर फैमिली रिलेशंस कहते हैं। पहले कहा जाता था कि एक गर्म है तो दूसरे को नरम होना चाहिए, लेकिन आजकल तो दोनों ही गर्म है। वो दोनों गर्म इसलिए हैं कि वो दोनों तनाव में हैं। विदाउट आइडेंटिफाइंग, बिना पहचान के, समस्या ये है कि आज, पहले कहते थे कि एक अगर गर्म है एक नरम होना चाहिए, जी, आपने जी, बताया, तो अब वो गर्म और नरम तो विलुप्त हो गया है, अब तो केवल गर्म बच गया। क्योंकि एक तरीके से जो हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारे जो ईगोज हैं, हमारे जो घमंड हैं, और दूसरी प्रकार की जो हमारी मनोवृत्तियां हैं, वो इस प्रकार की हो चुकी हैं कि हम नरम होना पसंद ही नहीं करते। नरम जो है वो नकारा जाता है, गरम जो है
उसका हम स्वागत करते हैं। चाहे आप अपने न्यूज की बात करें, जी न्यूज में भी जो सेंसिटिव न्यूज है, जो गर्मा गर्म खबर है वो बिकती है, जो गंभीर खबर है उसको कोई नहीं देखता। इस खबर से हम हिसाब लगा सकते हैं वो तो। वो तो आप देखिएगा। खैर, अच्छा, बात करें, आपने कहा समय नहीं है, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बीच में। अगर बेटे के पास नौकरी है और उसकी सैलरी आई है जी और पिता ने कहा कि भाई मेरे को ये चीज लेनी है, और आपको पता है उसके भी खर्चे होंगे, बेटे के भी, जो जॉब करता है, जी तो वो ये शब्द नहीं कह पाता कि हाँ पापा मैं पैसे देता हूं आप ये काम करिए। पापा ने उसके लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उसको नौकरी तक लगाया, 12 साल 15 साल पढ़ाया। ये मेंटेलिटी कैसे चेंज हुई? मतलब बात करें पुअर फैमिली रिलेशंस का मेन कारण क्या है? देखिए, पुअर फैमिली रिलेशंस के कारण तो ढेर सारे हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें और फिलहाल जो मेरे जहन में आ रहा है, जी जो एक सामाजिक अनुभव और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं बात करूं, तो पुअर फैमिली रिलेशंस का सबसे बड़ा कारण है इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग। व्यक्तिगत हो गया है इंसान। सामाजिक तो छोड़िए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए समय नहीं है, समर्पण नहीं है, समझ नहीं है, संवेदना नहीं है। मतलब खुद के चक्कर में है बस। बस, तो सबसे पहला इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग। दूसरा हम कह सकते हैं कि सेल्फिशनेस, जिसका मतलब कि इंसान लालची हो गया है, सेल्फिश हो गया है, खुदगर्ज हो गया है। खुद की ज़रूरतें, खुद की लाइकिंग्स, खुद का करियर, खुद की चीज़ें, इन सब चीज़ों पे उसका ध्यान है, और उसके लिए समाज ने, परिवार ने, देश ने, राष्ट्र ने क्या क्या किया, उसके प्रति वो अपनी कोई जवाबदेही मानने को तैयार ही नहीं है। उसके अलावा जो कारण है वो है सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। इंसान जो इंडिविजुअलिस्टिक मैंने बताया, जी वो इंडिविजुअलिस्टिक के साथ में सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। हर एक एक्टिविटी खुद की अपनी पे फोकस करता है, सेल्फिशनेस है, इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग है, और उससे बड़ा कारण है इंसान का ईगो। इंसान इतना घमंडी हो चुका है कि उसके जो आज जिस मुकाम पे इंसान खड़ा है, उस मुकाम तक पहुंचने में कितने लोगों का योगदान रहा, कितना समाज ने उन सब चीज़ों को खड़ा करने में योगदान किया, कितना राष्ट्र की जो हमारी प्रणाली है उसने उसमें योगदान किया, किस स्कूल में वो पढ़ा, और वो सारी चीज़ें वो अपने जहन से निकाल देता है। और इसीलिए जो रिलेशंस हैं वो पुअर फैमिली रिलेशंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो पुअर फैमिली रिलेशंस आगे चल के पुअर सोशल रिलेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और एक चीज की मैं बार बार बात करता हूं कि हमारे समाज से, हमारे जहन से, हमारे व्यक्तित्व से संवेदना मर चुकी है। अगर हमारे अंदर संवेदना हो तो समझ भी आ जाएगी, संयम भी आ जाएगा, वो सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी जो एक अच्छे व्यक्ति को अच्छे तरीके से परिवार में, देश में, समाज में रहने के लिए आवश्यक है। बात करें, पहले क्या होता था, परिवार बड़े बड़े होते थे, जी होते तो आज भी बड़े बड़े हैं, लेकिन घर के अंदर सिर्फ आपको 2 या 2.5 लोग ही मिलेंगे, क्यों? मियाँ बीवी और बच्चे अलग हो चुके। ये क्या पुअर फैमिली रिलेशन का ही कारण है? बिल्कुल पुअर फैमिली रिलेशंस का कारण है, और इसकी एकमात्र जो मैंने सोच बताई कि हम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। अगर परिवार को समय देना पड़ जाए तो फिर हम सोचते हैं कि हमारा करियर रह गया। अब वो करियर क्या करियर है? अब आप अगर मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं जी और आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है, तो आप जॉब करते करते, अब हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा परिपक्व हूँ और मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि इंसान अकेला रह के क्या तो ग्रोथ कर सकता है, और क्या उसकी स्वतंत्रता है? दूसरा सबसे जो फैशनेबल वर्ड है वो है कि मुझे आज़ादी चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए, पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए, फिर कपल्स को आपस में आज़ादी चाहिए। तो वो आज़ादी का मतलब, अगर आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, आपके कोई रिश्ते ही नहीं है, आपकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है,
तो उस आजादी का आप क्या फायदा उठाएंगे? उस जीवन का ही क्या फायदा उस होगा? जीवन का ही क्या फायदा उठाएंगे? हमारा जो कहा जाता है ना, हम सामाजिक हैं, हम पारिवारिक हैं, अगर ये चीजें नहीं है और अगर ये जिम्मेवारियां नहीं है तो फिर इंसान क्या है? शादी होती है लड़के की, अगर माता पिता के दो बेटे हैं, जी। काफी बार तो ऐसा होता है कि भाई दोनों बेटे अलग अलग हो जाए, मम्मी पापा एक के पास रहते हैं। हम्म। काफी बार ऐसा होता है कि भाई तीनों ही, मम्मी पापा भी अलग अलग, बेटे भी अलग अलग। क्यों? पहले तो बेटा भी पोते भी ये सारे सब एक साथ रहते थे। मैंने बताया ना, इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग और पारिवारिक जिम्मेवारियों के प्रति ना कोई संवेदना है, ना कोई समर्पण है, ना उनकी कोई समझ है। वो तो ये सोचते हैं कि हम तो सीधे ऊपर से जो है ना आए हैं और हम अपने आप में सेल्फ मेड हैं, हमारे पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें बिखराव पे हैं। और बिखराव का कारण, पहले वो बिखराव मतलब माता पिता से होता था, आज वो बिखराव आपस में भी नजर आ रहा है। आप पति पत्नी में। डाइवोर्स के केसेस देख लीजिए, जी। फैमिली हार्मनी को देख लीजिए आप, कितनी हार्मनी है आज पारिवारिक रिश्तों में। तो बात करें, आप बात करें डिवोर्स की, जैसे पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं और बच्चे उसको देख रहे हैं, माता पिता भी उसको देख रहे हैं, तो कहीं वो भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का कि भाई वो लड़ाई कर रहे हैं, वो जॉब करते हैं, या वो काम नहीं हो पा रहा, या उनकी जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो किस चीज को आधार बनाए और क्या इस पे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? देखिए, समाज और फैमिली पे इन सब चीजों का जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट तो दूरगामी है जी। सबसे पहला इफेक्ट तो, जैसे आपने बताया कि पति पत्नी में अगर अनबन है, अगर वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो उन दो इंडिविजुअल्स पे पड़ रहा है। उससे उनकी जो मेंटल वेलनेस है, मेंटल हेल्थ है, वो बिगड़ती है। आपस में रिस्पेक्ट खत्म, रिस्पेक्ट तो दूर की चीज है, पहले खत्म हो चुकी है। वो तो ग्लोरी की बात है। वो तो एक मतलब जो रेस्पेक्ट शब्द है वो तो एक डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए जरूरी है। उससे पहले सर्वाइवल की बात आती है, अस्तित्व की बात आती है। तो सबसे पहले तो उनका जो अस्तित्व है वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो सबसे पहली जो अफेक्टेड पार्टी है इसमें वो कपल है। उसके बाद में बच्चे हैं जी। बच्चों की अपब्रिंगिंग में वही चीजें जाती हैं, बड़े होके वो भी ऐसा ही करेंगे। बड़े होके फिर वो भी ऐसा ही करते हैं। आपकी हमारी अपब्रिंगिंग में हमारे माता पिता ने किस प्रकार से जीवन जिया जी। उसका बड़ा इम्पैक्ट है। हमारा व्यवहार, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसमें बड़ा इम्पैक्ट हमारे परिवार का और हमारे विशेषकर हमारे माता पिता के व्यवहार का है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार सबसे पहली पाठशाला है बिल्कुल। और माँ सबसे पहली गुरु है। तो माँ किस प्रकार से जीवन जी रही है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपकी हमारी माँ ने जिस प्रकार से जीवन जिया उसका हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चीजों को देखने के तरीके पे बहुत ज्यादा उस चीज का प्रभाव है। तो वो प्रभाव उन बच्चों पे ट्रांसफर हो जाता है। आगे चल के वो भी एक स्ट्रेसफुल और झगड़ालू इंसान बनते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गए नुकसान उस फैमिली के। बिल्कुल। और फैमिली एक यूनिट है, समाज की सबसे छोटी यूनिट है। और जब ये सारी यूनिट्स ही इस इन्फेक्शन से अगर इन्फेक्टेड हैं, तो इस संक्रमण से संक्रमित हैं, तो समाज भी उस बीमारी से संक्रमित हो जाता है और पूरी तरीके से सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो ढांचा है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका व्यक्ति विशेष, बच्चे, परिवार, राष्ट्र, इन सब की उन्नति में और इन सब के अस्तित्व में बड़ा नकारात्मक रोल रहता है। परिवार की अगर बात करें, शादी होती है नई नई, कहते हैं कि लड़की इस परिवार में सेटल नहीं हो पाई, वो भी तो उस जैसे ही एक परिवार में रह रही थी पहले भी जी। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो विदेश से आई है और यहाँ से भी उसकी शादी कर दी गई बिना देखे परखे। जी। भाई उसके घर वालों ने वो परिवार भी देखा होगा, जैसा परिवार वो है, तो वहां वो सेट नहीं हो पाती, उस लड़के को अलग कर देती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो महिला का इसमें क्या रोल होता है? देखिए,
कम शब्दों में। कम शब्दों में बता रहा हूं मैं। समाज, घर, परिवार के निर्माण और विकास दोनों में महिला का योगदान हमेशा से, पुराने समय से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि महिला ही है। महिला चाहे तो घर बस सकता है। क्यों नहीं? एक महिला, आज हमारे पास में एजुकेशन है, विमेन एम्प्लॉयमेंट है, जी विमेन एम्पावरमेंट है। आपकी और हमारी जो माताएं थी वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जॉब भी नहीं करती थी, बिल्कुल फिर भी हमें किस लायक बनाया? ये उन्हीं का योगदान है। बिल्कुल। तो परिवार के अंदर महिला का बड़ा रोल होता है, उसके अस्तित्व के लिए, उस परिवार के विकास के लिए। मैं आपका प्रश्न भूल गया, माफी चाहूंगा। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न तो था, लेकिन मेरे को एक और याद आ गया अब। चलो अगला। मान लो कि लड़के की नई नई शादी हुई, देखो सवाल सारे ऐसे ही है भाई, क्योंकि आपके साथ भी होता है और कहीं ना कहीं हर परिवार में ही होता जी। है। शादी हुई, कुछ समय बीता, लड़का जॉब करता है, आज पत्नी ने कहा कि ये चीज लेके आना, आप अगले दिन ले आए, हो सकता है उसी दिन ले आओ, और अगले दिन मम्मी ने कह दिया कि भाई ये चीज लेके आनी है, गलती से आप वो भूल जाओ या गलती से आप पत्नी वाली चीज भूल जाओ, तो घर में बवाल हो जाता है कि ये लड़का तो जोरू का गुलाम हो गया, या पत्नी कहती है तो मम्मी का ही गुलाम है। तो ये एक छोटी सी, भाई हो सकता है याद नहीं रहा हो उसको, तो इसको कैसे समझाएं उस माता को, उस पत्नी को? देखिए, इसमें क्या होता है कि सास की और मतलब मम्मी की और पत्नी की बनती नहीं है। अक्सर ये होता है, कहा जाता है कि 100 में से 99 घर ऐसे हैं, लगभग 100 के 100 ऐसे जिसमें सास बहू की नहीं बनती। जी। देखिए, इसमें ऐसा है कि सास और बहू एक तरीके से एक दूसरे को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं मैक्सिमम। भारत पाकिस्तान। मैं तो खैर ऐसे शब्द इस्तेमाल शायद नहीं कर पाता, बट समस्या ये है कि वो एक दूसरे को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, और प्रतिद्वंदी भी नहीं, एक दूसरे के दुश्मन के रूप में देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। बिल्कुल। और जब आपको ये पता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे से ऑपोजिट है, तो उस ऑपोजिशन में सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर एक की इच्छा पूरी आपने कर दी या एक की डिमांड पूरी होगी, दूसरे की नहीं हुई, तो फिर उसको वो अपने ईगो पे लेते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे फिर वो उस लड़के की माँ हो। और उस वजह, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब दुश्मन है, दुश्मन का काम कर दिया, मेरा नहीं किया, तो फिर आप तो दुश्मन के हो गए। अगर ये दुश्मन आपस में दोस्त हो जाए तो परिवार, स्वर्ग है, समाज, स्वर्ग है, देश स्वर्ग है। तो ये समझते क्यों नहीं इस बात को? भाई वो तो मैंने बताया, उसके पीछे एक वजह और भी है जी। वो कहा जाता है ना, सास भी कभी बहू थी। जी। हमारी मानवीय प्रवृत्ति है कि जैसा हमें मिलता है हम वैसा ही रिटर्न करते हैं। तो वो जो सास जो कभी बहू थी, उसको जो मिला, उसको एक्सप्लॉयटेशन मिला, वो निकाल रही है। मतलब एक अब उसको उसके माइंड में स्टूडेंट था, वो टीचर बन गया। हाँ। अब वो अपनी बड़ासी कर रहा है। बिल्कुल यही बात है। अब उसके माइंड में सास की जो इमेज थी कि भाई सास ऐसी खड़ूस है, एक्सप्लॉयटेटिव है, शोषण करती है, उल्टा सीधा बोलती है, तो वो उसने रिसीव किया। अब जैसे वो सास बनी और उसके पास में फिर बहू आई, तो उसने उस खजाने को ट्रांसफर कर दिया, जो उसको मिला वो उसने दे दिया, बढ़ा चढ़ा के, वो परंपरा बन गई। अच्छा, अब बात करें कि लड़के की शादी तो हुई है, लेकिन अब लड़के की जो सिस्टर है छोटी, उसकी शादी नहीं हुई है जी। ये भी एक कमाल की बात होती है परिवारों में कि मतलब उस पत्नी की या उस लड़की जो शादी होके आई है उसकी ननद की हम बात करें तो काफी बार मम्मी ये कह देती है भाई मेरी छोरी काम नहीं करेगी। काफी जगह मैंने सुना है कि मेरी छोरी काम नहीं करेगी, बहू काम करेगी। क्यों, ऐसा क्यों है? उसको भी तो आगे घर जाके काम करना है। अच्छा, दूसरी अगर कंडीशन माने, लड़की की शादी हो रखी है, वो कभी कभी अपने मायके आती है, तो क्या यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता?
देखिए इसमें दोनों बातें थोड़ी सी अलग अलग थोड़े हैं। कम शब्दों में, हाँ, ताकि कम लंबी कम वीडियो ना। कम शब्दों में बता रहा हूं मैं। देखो जो कभी कभी आती है ना और उसमें काम ना करे, वो तो नहीं, जचता है। कभी कभी आई वो 1 महीने रुक रही है। 1 महीना रुक रही है तो भी वो ज्यादा नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो जिस घर में 1 रह रही महीने है। रुक रही है तो ये तो न हो कि उस लड़की की मम्मी या उसकी भाभी ही उसको खाना, चाय, नॉर्मल काम तो करना पड़ेगा आपको या नहीं? नहीं, नॉर्मल काम करने चाहिए, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो देखो वो उसका एक रिलैक्सिंग फेज हो सकता है, क्योंकि जिस घर में वो काम कर रही है उस, अब आप और हम आउटिंग के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप कितनी जगह घूमने जाते हो? तो हम अब देखिए महिलाएं बेचारी कितना घूमने जाती हैं। उनके लिए तो उनका जो पियर है, उनका जो गांव है, वही उनके लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो वो अपने रिलैक्सेशन के लिए वहां जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए वहां पहले जाते आप हैं। बात करते हैं लड़की की शादी नहीं हुई है। हाँ, उस कंडीशन में एक चीज हमें ये नहीं देखनी चाहिए कि जो बहू आई है वो कोई हमारी गुलाम नहीं आई है, वो भी एक मनुष्य है, ठीक है, वो भी एक औरत है। इसका मतलब आपने कोई सर्वेंट हायर थोड़े ना किया है, कोई सर्वेंट खरीद के थोड़ा ना लाए हो। उस टाइम पे तो सारा काम जो जिसके बस का है वो डिवाइड करके किया जाना चाहिए। और इस प्रकार की जो परिवार सोच रखते हैं कि लड़के की शादी होगी, बहू आ गई, अब हमारी बेटी काम नहीं करेगी, ये एक नेगेटिव, एक नकारात्मक सोच है। और इस सोच अब का शाम को वो बीवी पूरे दिन काम करके, रात शाम को वो काम करके घर आएगा, भाई जॉब से वो तो घर आएगा। हम्म, अब वो उसको बताएगा कि पूरे दिन मेरे से ये करवाते हैं, हम्म, दीदी तो काम नहीं करती, मम्मी ये बोलती कि तेरे को ही करना है। हाँ हाँ, अब वो तनाव, अब दिन में अगले दिन वो अपनी जॉब पे काम नहीं कर पाएगा, उसकी जॉब छूट जाएगी, वो भी घर रहेगा, फिर और तनाव। तो यही तो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं एक तरीके से हमारे दृष्टिकोण की वजह से। उन्हीं दृष्टिकोणों की वजह से और उन्हीं सब चीजों की वजह से तो तनाव पैदा हो रहा है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि संवेदना नहीं है। संवेदना नहीं है तो सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है तो फिर संयम नहीं है, संयम नहीं है तो फिर सुख शांति कहां से आएगी? मतलब बुरा हाल है, बुरा हाल है, हर व्यक्ति गर्म है। गरम। क्या उपाय क्या हो सकता है इसका? उपाय देखो, हमें संजीदगी से हमारे जो मानवीय रिश्ते हैं उनको समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे का हमें सहयोग करना पड़ेगा, और संवेदनशील होना पड़ेगा। अच्छा, एक चाहे कंडीशन वो और है, बहू हो। लंबी हो जाएगी वीडियो, एक छोटी सी कंडीशन और है। जी। काफी लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपने काम को बहुत बढ़ा चढ़ा के कि मैं पैसे कमाता हूँ, हम्म, और घर के काम को कि तू कुछ नहीं करती, हम्म, क्या काम है तेरा, घर पे ही तो रहती है। हम्म, ऐसे वीडियोस भी बहुत चल रहे हैं आजकल, और घर पे काफी लोग देखने को भी ऐसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं कि भाई मैं कमाता हूँ 50,000, तो मैं ही हूँ जो हूँ, घर पे तो सारे ऐसे ही हैं, भाई तू क्या करती है घर पे, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे, उन लोगों के लिए कम मैं शब्दों में? कम शब्दों में बस एक ही बात कहूंगा, थियोरेटिकल बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप एक दिन घर पे रह के जो काम हमारी माताएं, बहनें, पत्नी जो हमारे घर में काम करती हैं वो काम करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप 50,000 रुपये कमा रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, आपके 50,000 उनके काम के मुकाबले 50% भी नहीं है। अच्छा, बात करें लड़का न्यारा हो रहा है या पत्नी की बातों में आ रहा है, उसमें माता का और पिता का संस्कारों में क्या मेलजोल है, क्या कमी रह गई? देखिए इसमें संस्कारों की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे परिवार होते हैं जिनमें संस्कार बहुत अच्छे से अपने बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन शादी के बाद में फिर ये होता है कि एक शादी भी एक बंधन है, और उस बंधन को निभाने के लिए बहुत सारे, मैक्सिमम जो हस्बैंड्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो अपने पार्टनर की खुशी के लिए दुखी मन से अलग होते हैं कि यार पार्टनर कह रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी जिम्मेवारी, अपने माता पिता के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी है वो मैं अपने तरीके से निभाता रहूंगा, इसको अलग होना है तो मैं अलग हो जाता हूँ। तो वो बात संस्कारों की नहीं है, वो बात तो कि अगर बात है तो वो उस लड़की के संस्कारों की बात है कि उसको कैसे संस्कार मिले, वो परिवार को जोड़ के रखने के संस्कार मिले उसको, या उसको अपने माता पिता से ऐसे संस्कार मिले कि अब देखिए इसमें दो बातें हैं।
एक तो ये कहा जाए, फिर आप कहेंगे वीडियो लंबा हो गया। जी जी बताएं। सास ससुर को कहा जाता है कि धर्म के माता पिता हैं, ठीक है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बिल्कुल। लेकिन क्या वो धर्म के माता पिता को धर्म के माता पिता समझा जाता है? क्या धर्म नाम की जो धर्म नाम का शब्द है, क्या वो उन महिलाओं के जो अलगाव की बात करते हैं उनके जहन में होता है? बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, कहा जाता है कन्यादान, जी जी जी, सबसे बड़ा दान कन्यादान है भी। लेकिन क्या कन्यादान का मतलब वास्तव में ही कन्यादान है? लेकिन बेटी तो मम्मी से फोन पे लगी रहती है। देखो, फोन पे तो आप और हम भी अपने दोस्तों से लगे रहते हैं, अपने पेरेंट्स से लगे रहते हैं, दूर रहते हैं, तो फोन पे लगना कोई बात नहीं है। जी, बात क्या है? बात ये है कि भाई उसमें इंटरफेरेंस कितना है, क्योंकि अब आप और ये एक बाइनरी है, जो दामाद है वो अपने ससुराल में आउटसाइड रहे, जी जो बहू है वो अपने ससुराल में आउटसाइड रहे, क्योंकि वो बाहर से आते हैं ना, इसलिए उनको बाहर से आने के रूप में उनको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता जिस दृष्टिकोण से इंसान अपने खुद के बच्चों को देखता है। तो अब वो जो इंटरफेरेंस है, मैं ये नहीं कहता कि बात नहीं करनी चाहिए या उनका कोई उसमें लगाव नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे को, हर एक माँ को, हर एक बाप को अपने बच्चों से लगाव होता है, वो लगाव अपनी जगह सही रहे, लेकिन थोड़ा इस प्रकार से इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे जरूरत हो कि इंटरफेयर करने की जरूरत है तो इंटरफेयर करें, लेकिन हर एक चीज में जब इंटरफेरेंस होता है तो फिर वहां बाइनरीज बन जाती हैं, और बाइनरीज बनने के बाद में फिर वो चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जा पाती। एक सवाल और याद आ गया छोटा सा जी, कि शादी के बाद जो लड़की, उसकी ननद जो है, मम्मी कहती है कि भाई मेरी बेटी तो कुछ भी पहने, समझ रहे हैं आप, जी, लेकिन बहू को तो साड़ी ही पहननी है। काफी घरों में रिश्ते भी टूट जाते हैं कि भाई बहू कहती है भाई कपड़े तो मैं मेरी पसंद के पहनूं कम से कम, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई मेरी छोरी तो जींस भी पहन ले, छोटे भी पहन ले, लेकिन तेरे को साड़ी ही पहननी है। हाँ, वही बात है ना कि उसको आउटसाइडर की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एज ए सर्वेंट कह सकते हैं, एज ए सर्वेंट ट्रीट किया जा रहा है। वो बिहेव ऐसे करेगा जैसे हम जाएंगे, और हमारी बेटी बिहेव ऐसे, और फिर वो चीज रुकती नहीं है, वो फिर उस पे लागू होती है आगे जाके, फिर वो आगे भी चलती रहती है कि हमारी बेटी हमारे तरीके से ही चलेगी, और वो जो बउआई है उसके पीछे से भी यही परंपरा। तो गड़बड़ पे गड़बड़, गड़बड़ पे गड़बड़ ये यही होती है कि दोनों साइड से फिर वो एक वो बन जाता है कि बहू जो आई है, जो धर्म की बेटी है, उसको धर्म की बेटी नहीं समझा जाता। अभी थोड़ी देर पहले मैं धर्म के माता पिता की बात कर रहा था, तो वो बात वहां भी लागू है कि अब बहू को भी सास ससुर धर्म की बेटी नहीं समझते, उनका मोह भी अपनी बेटी में ही लटका रहता है। इन सब में पिसता है व्यक्ति, मतलब वो पति, वो बेटा, वो भाई, अब वो बहन की तरफ जाए, माँ की तरफ जाए या पत्नी की तरफ जाए, पिसते सब हैं, बेटा भी पिसता है, बहू भी पिसती है, सभी पिसते हैं। और माँ भी बेटे को कहेगी शाम को, पत्नी भी कहेगी, बहन भी कहेगी, अब वो क्या करे? वो तनाव झेल ले, वो बोल नहीं सकता, बोलेगा रिश्ते टूटेंगे, एक की तरफ बोलेगा तो दो खराब, दो खराब, दो की तरफ बोलेगा तो सबसे मेन खराब, करे तो क्या करे? खराब बेड़ा हो रहा है। आप कमेंट करें और बताएं कि इन सब बातों को लेके आपके क्या विचार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके परिवार का हाल है, ये आज के दिन लगभग हर परिवार का हाल है। कहीं किसी की बेटी नहीं मान रही, किसी की बहन नहीं मान रही, किसी की पत्नी कहाँ है, किसी की माँ क्या कह रही है, हर घर का यही हाल है। आप अपने ऊपर मत लेना, ये सब बातें जो चल रही थी वो हमारे ऊपर चल रही थी, आप अपने ऊपर न लें। और वीडियो को देख के अगर सच्चाई लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन बातों को लेके आपका क्या विचार है, क्या कुछ चल रहा है हमारे समाज में। रक्षा, कुछ और कहना चाहें चंद लाइनों में? एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि बातें ढेर सारी हैं, मुद्दा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर समय की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से इससे रिलेटेड किसी और पहलू को मैं टच ना कर पाया हूं, और उसकी वजह से अगर किसी की भी भावनाएं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे सास हो, ससुर हो, ननद हो, बहू हो, बेटा हो, अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स है
और समय बड़ा लिमिटेड है। और एक मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप यूट्यूब में TEC राजपाल डाल के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल वो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देख के उस चैनल को आप विजिट करें, और अगर आपको लगता है कि चैनल सही है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का इंडिया न्यूज़ 16 और टेक के सभी व्यूवर्स का इस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवादी हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी। जैसा आपने सुना डॉक्टर राजपाल जी से कि बहुत सी बातें इन्होंने बताई हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने ऊपर न लें। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये बातें हम हमारे ऊपर लागू करके आप लोगों को बता रहे थे भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो बाकी हो हर व्यक्ति के साथ ऐसा रहा है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें ताकि हर परिवार में ये वीडियो पहुंच सके और हर माता, हर बहन और हर महिला इस वीडियो को देख के जागरूक हो सके। क्योंकि शाम को अगर पति घर आता है तो उसको ऐसी बातें न बताएं, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके आया है और अगले दिन फिर उसको काम करना है। थोड़ा सा ध्यान दें और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।